गुड मॉर्निंग क्लास। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किए थे। तो एक जो फर्स्ट आया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बढ़ने से रेट जो रिएक्शन का होता है वो बढ़ जाता है, और अगर कंसंट्रेशन घटती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाता है। ये हमने पढ़ा था कल। तो हमने ये बताया था आपको उस वक्त कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन दी गई है, तो इसके लिए क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। वो ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट हैं। प्लस में अगर उनके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं इनको। बेटा क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो ये है यहाँ पर ए और ये यहाँ पर बी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इनकी पावर चली जाती है। बट कई जगह पे पता लगाया गया तो किसी में तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये सेम टू सेम मिला, इसका मतलब सही मिला, लेकिन किसी किसी जगह पे ये चीज़ जो है वो फॉलो नहीं हुई। इसका मतलब इन पर डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, रिएक्टेंट्स पे तो डिपेंड करती है, बट एक्चुअली इस वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही थी जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई। तो इस रेट जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसकी जगह पे एक दूसरा लॉ बनाया गया जिसे हम बोलते हैं रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ में जो ये है ना, ये बाकी सब कुछ सेम रहता है। मान लो रिएक्शन हमारी यही है, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम, चलो मैं दोबारा ही लिख देती हूँ। अगर रेट लॉ के हिसाब से हम लिख रहे हैं, रेट लॉ के हिसाब से अगर मैं रिएक्शन लिख रही हूँ और रिएक्शन मान लो वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाई थी। पहले क्या लिखवाई थी? ए लिखवाया था ना। तो अब हम वही लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट्स। तो हमने पहले तो ये बोला था कि उन्हीं टर्म्स पे डिपेंड करती है, बट बाद में एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखाई देते हैं, उनमें से फॉलो नहीं करती है। तो इसका मतलब रेट किस बात पे डिपेंड करता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, और उनकी जो पावर होती है ना वो कोई अलग वैल्यू है जिसे हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा है जो इस रिएक्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया, और यहाँ पर मैंने बीटा लिखा है जो इस रिएक्शन में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिखी गई हैं, जो पावर गई हैं, ये जो होती हैं ये कहीं और से फाइंड आउट की गई हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं ये, और रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड कर रहा है। तो कई बार तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं अल्फ़ा और बीटा, कई बार तो ये इन न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर ही आ जाती हैं, तो वो जो रिएक्शन का रिजल्ट आता है सेम आता है। तो इसका मतलब उस वक्त रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा, जब अल्फ़ा की वैल्यू ए से मैच करेगी और बीटा की वैल्यू बी से मैच करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अल्फ़ा बीटा की बिल्कुल वैल्यू अलग होती है ए और बी से, तो उस वक्त रेट जो ऑफ रिएक्शन है वो इसी इक्वेशन से फाइंड आउट होता है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन से हम पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर वैल्यू आई हैं और रेट लो है, तो अब रेट लो को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, जैसे इन्होंने ये रिएक्शन लिख रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने अलग ली थी, इन्होंने अलग ली हुई है, कोई बात नहीं, रिएक्शन वही है बेटा, सिंपल कि आपको क्या दिया गया है, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। हमारे रेट लो के हिसाब से क्या आएगा? देखो यहाँ पर ए बी सी डी स्मॉल में जो हैं ए बी सी डी, ये क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। लॉ ऑफ मास एक्शन में ये रिएक्टेंट्स की पावर चले जाते थे। रेट लॉ अगर मैं इसके लिए लिखती तो वही होता ना सेम। क्या होता है अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिख दी तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिखते क्या? ए का ए पावर और बी का स्मॉल बी पावर, ये लिखते हैं हम किसके हिसाब से? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। लेकिन जब रेट एक्सप्रेशन लिखा गया, इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ के हिसाब से जब लिखा गया, तो देखो इसने क्या लिखा है? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी एक्स और वाई नज़र आए थे? जैसे मैंने अल्फ़ा बीटा लिया था, इन्होंने एक्स वाई लिया है। इसका मतलब वो जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं ये
लिखा भी हुआ है कि जो ये x एंड y हैं ये हो सकता है a और b के बराबर हों स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के, या बराबर ना भी हों, ज़रूरी नहीं हमेशा बराबर मिलेंगे आपको, अलग भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या निकाला, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला, जिसके हिसाब से वो क्या कह रहे हैं कि रेट लॉ क्या बता रहा है। रेट लॉ इज़ द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट इज़ गिवन इन द टर्म्स ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तक तो सेम है, ये तो सब कुछ सेम है ना, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और वो पावर कौन सी जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है, उसको देखो क्या लिखा है इसने ने, विद ईच टर्म रेज टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो हम बता ही रहे हैं कि वो वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट की, एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट की गई हैं, ज़रूरी नहीं है वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मिले, हो भी सकता है मिल जाए और ये भी हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। इसका मतलब ये कुछ अलग टर्म्स आई हैं, तो इसे हम बोल रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, देखो जैसे आपने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक के है, इस के को हम बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम, जो मैंने आपको डिफरेंशियल फॉर्म लिखवाई थी, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट है अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम है, तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू KAX/BY, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो आज हमने क्या किया है, लॉ ऑफ मास एक्शन प्लस में रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू क्लास।